नमस्कार साथियों, मैं शिकवाल सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूँ। साथियों स्वागत कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको अच्छे से पता है क्योंकि सरजी स्टडी सेंटर जो कि उदयपुर का है, जहाँ पर मैं शिकवाल सर जो निरंतर आपको मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो शिक्षक भर्ती के लिए काफी कारगर है उसको चलायमान रखा हूँ। उसी के क्रम में आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 24 में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे जो शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफी कारगर होंगे। देखिएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट, चरित्र निर्माण में किस कारक की आवश्यकता नहीं है? चरित्र निर्माण में कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? देखिए, क्या अनुकरण, आदत, इच्छा या निर्देश? देखिएगा, किसी भी व्यक्ति में यदि चरित्र के गुणों का निर्माण करना है या चारित्रिक गुणों का निर्माण करना है तो वो अनुकरण के द्वारा कर सकता है, तो इसकी तो क्या है, आवश्यकता है। तो ये विकल्प तो सही है। यहां क्या पूछा जा रहा है, किस कारक की चरित्र निर्माण में आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछ रहा, तो ये तो है। आदत से भी क्या होता साथियों, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, नैतिक गुणों का निर्माण होता, तो यह भी है। यदि आपकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं है तो यह मान के चलेगा आप नैतिक गुणों का विकास नहीं कर पाओगे। तो इच्छा शक्ति भी नैतिक गुणों के विकास में क्या करती है, योगदान देती है। अब आ रहा है निर्देश। देखिएगा, निर्देश बच्चा माने ना माने, सुने ना सुने, तो ये डी विकल्प है इस प्रश्न के उत्तर का। तो ये तीनों तो क्या हुए, आदत चरित्र निर्माण की विशेषता है या चरित्र निर्माण में इन तीन तत्वों का तो योगदान है, लेकिन निर्देश एक चरित्र निर्माण में आवश्यक कारक नहीं माना गया है। तो डी विकल्प सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बालक किसी लड़की को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। मान लेते हैं कि कोई बालक है, किसी वस्तु को देख भी सकता है और देखकर यह सोचता है कि मैंने इस वस्तु को कहीं देखा है, या किसी लड़के को देखकर या किसी लड़की को देखकर भी कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो ऐसा विचार वो बालक कर रहा है, तो उसका संबंध क्या अचेतन मन से है, अर्धचेतन मन से है, या चेतन से या इदम से है? देखिएगा, ये आपके मनोविश्लेषण सिद्धांत से सवाल पूछा हुआ है। किससे पूछा हुआ है? मनोविश्लेषण सिद्धांत से ये सवाल पूछा जा रहा है साथियों। और मनोविश्लेषण सिद्धांत जिसने दिया था उस व्यक्ति का नाम था सिगमंड फ्राइड। कौन था? सिगमंड फ्राइड नाम के व्यक्ति ने यह सिद्धांत दिया था और इसने इस सिद्धांत के 2 प्रत्यय बताए थे। एक प्रत्यय तो बताया था मन और एक बताया था इदम अहम, और तीसरा तत्व बताया परम अहम। तो बिल्कुल इन्हीं में से एक सवाल पूछा हुआ है, यहां ध्यान से समझिएगा। मन की 3 दशाएं बताई इसने। एक तो चेतन मन बताया, दूसरा अचेतन मन बताया और तीसरा अर्धचेतन मन बताया। तो अब ये बात यहां से किस तरह से पूछी हुई है, देखिएगा। चेतन मन जागृत अवस्था में रहता है, जो हमें दिखाई देता है उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो यह यथार्थवाद पर आधारित है। अचेतन मन में जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वो अचेतन मन में चली जाती है। अर्धचेतन मन में क्या होता है, याद की गई चीजों को अचानक भूल जाना, अटक जाना। तो यहां पर क्या भूल जाने वाली प्रवृत्ति है। एक बालक ने किसी लड़की को देखा और विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, तो इसका संबंध किससे है? इस अर्धचेतन मन से है। तो अचेतन मन होगा नहीं, चेतन मन होगा नहीं। इदम इच्छाओं की जननी है, इदम इच्छाओं की क्या है, जननी है, तो यह भी होगा नहीं। तो विकल्प क्या बचा? अर्धचेतन मन में अचानक याद की गई बातों को भूल जाता है, अटक जाता है, हकलाने लगता है। तो सबका संबंध किससे है? अर्धचेतन मन से है। तो यहां पर यही विकल्प क्या माना गया, सही माना जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है?
शिशु अवस्था, अल्प अवस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। देखिएगा विधायिकता की मूल प्रवृत्ति की कौन सी अवस्था है। यदि मैं बात करता हूं मूल प्रवृत्ति की अवस्था, मूल प्रवृत्ति की अवस्था जो रहती है उसका संबंध शेषावस्था से रहता है, लेकिन विधायिकता की मूल प्रवृत्ति की यदि बात हो तब यहां पर जो विकल्प होता है वो किशोरावस्था हो जाता है, ना कि बाल्यावस्था, अल्पावस्था, ना ये रहता है। क्योंकि कानून भी इस बात को महत्व देता है, विधायिकता की मूल प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों को सिखाना चाहिए। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। देखिएगा किशोरावस्था की कौन सी प्रमुख समस्या है। क्या शिक्षा है, समायोजन है, अच्छे परीक्षा परिणाम है या सभी है। आखिर किशोरावस्था की कौन सी समस्या है। देखिएगा किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं की यदि बात करें तो अच्छे परीक्षा परिणाम देना, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो ये किशोरावस्था की एक प्रमुख क्या मानी गई, समस्या मानी गई। यदि और देखते हैं किशोरावस्था में समायोजन भी एक क्या है, समस्या है। किशोरावस्था में शिक्षा भी एक क्या है, समस्या है। तो क्या विकल्प सभी सही है। देखिएगा यहां क्या सवाल पूछा जा रहा है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं को लेकर सवाल पूछा जा रहा है साथियों। ये अन्य जो है जैसे अच्छे परीक्षा परिणाम आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, एक सामान्य समस्या हो सकती, लेकिन किशोरावस्था की प्रमुख समस्या नहीं होगी। बच्चा अच्छा पढ़ भी सकता, नहीं भी पढ़ सकता, ये समस्या हो सकती, लेकिन प्रमुख समस्या नहीं होगी। लेकिन समायोजन किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, क्योंकि इस अवस्था वाला बालक या बालिका जो भी किशोर है वो उनमें कई बार क्या होता है, समायोजन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि माता पिता की उपदेशात्मक बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती है, वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग का बाधक समझते हैं। किशोरावस्था में किशोरों के संवेग प्रबल होते हैं, पॉल मूस ने भी इस बात को कहा। तो समायोजन प्रमुख समस्या मानी गई, इसलिए बी विकल्प क्या होगा, सही होगा, बाकी क्या हो गए, गलत हो गए। आखिर किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन को लेकर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि के मात्र सिद्धांत के संबंध में यह कथन किसका है। देखिएगा वापस सुनिएगा, बुद्धि को लेकर एक कथन कहा गया कि बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंत्र की मात्रा पर निर्भर है। तो बुद्धि के मात्रा के सिद्धांतों से संबंधित यह कथन किसने कहा। तो सोचिएगा कि बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत किसने दिया। पहले तो मात्रा का सिद्धांत या बुद्धि की स्नायु तंत्र का सिद्धांत किसने दिया। यदि उस व्यक्ति ने यह सिद्धांत दिया तो यह कथन उसी का रहेगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, चारों विकल्प पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले केली की यदि मैं बात करूं तो केली ने थर्स्टन के साथ मिलकर समूह तत्व का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, समूह तत्व का सिद्धांत। तो इसका मतलब यह विकल्प तो होगा नहीं। स्पेयरमैन ने बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत दिया था, द्वितत्व का सिद्धांत, जिसमें सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व को लेकर बात हुई। तो यह भी विकल्प होगा नहीं। टर्मन ने बुद्धि लब्धि शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया, बुद्धि लब्धि शब्द दिया था। इसके अलावा टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त विचारों का योग का, तो यह विकल्प भी होगा नहीं। तो बचा कौन सा है साथियों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत दिया। इस बहुतत्व के सिद्धांत को ही बहुमात्रा का सिद्धांत भी कहा गया, बहुमात्रा का सिद्धांत। और इसी को स्नायु तंत्र का सिद्धांत, इसी को बालू के स्तूप का सिद्धांत, रेत के कण का सिद्धांत, आणविक सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, और यदि मैं बात करूं तो सांख्यिकी पद्धति पर आधारित यह सिद्धांत था। तो आप समझ गए होंगे ये कथन किसका है, थॉर्नडाइक का है। तो बी विकल्प साथियों क्या है,
बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, समझिए और उत्तर तक पहुंचिएगा। अभिप्रेरणा का चक्रीय रूप में कौन सा तत्व है? क्या भूख लगना है, प्यास लगना है, विश्राम या परिणोद है? देखिएगा, अभिप्रेरणा का चक्रीय रूप को लेकर बात हो रही है। अभिप्रेरणा का चक्रीय रूप, और इस चक्रीय रूप के अंदर यदि मैं बात करूं तो लगभग ये जो चक्रीय रूप है ये 4 तत्वों पर आधारित है। 4 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला चक्रीय रूप का सबसे पहला तत्व जो होता है वो रहता है आवश्यकता। कौन सा है? आवश्यकता। दूसरे तत्व की यदि मैं बात करूं तो रहता है चालक। क्या रहता है? चालक, जिसे हम परिणोद भी कहते हैं, इसे ही हम अंतर्नोद भी कहते हैं। तो समझ गए होंगे उत्तर क्या हो सकता है। तीसरा जो तत्व होता है वो होता है उद्दीपक, और ये तीनों का योग क्या कहलाता है? ये तीनों का योग प्रेरक कहलाता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे आखिर अभिप्रेरणा का चक्रीय तत्व में कौन सा तत्व नहीं है? आवश्यकता, चालक, उद्दीपक। तो कौन सा तत्व यहां पर है पूछा जा रहा, नहीं पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा है? तो भूख लगना ये नहीं है, प्यास लगना ये भी नहीं है, विश्राम भी नहीं है, केवल क्या है? परिणोद जरूर है ये तत्व। तो आप समझ गए होंगे आखिर इसका उत्तर क्या होगा। परिणोद, जिसको हम चालक भी कहते, अंतर्नोद भी कहते हैं। इस परिणोद शब्द को सबसे पहली बार किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। इस शब्द को किसने दिया साथियों? वुडवर्थ ने दिया था। और चालक का सिद्धांत किसने दिया? चालक का सिद्धांत हल ने दिया था। ये दोनों नोट करके जरूर आप उतार लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए अगले विकल्प की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। इस कथन को किसने दिया? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? क्या अरस्तु का है, प्लेटो का है, रूसो का है या ब्राउन का है? देखिएगा, हर विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। हम बात करते हैं ब्राउन की, तो ब्राउन ने कहा शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है? तो यह विकल्प होगा नहीं। रूसो ने क्या कहा था कि प्रत्येक शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना है। यह बात किसने कही थी? यह बात रूसो ने कही। तो यह विकल्प ही होगा नहीं। प्लेटो की यदि हम बात करते हैं तो प्लेटो ने एक बात कही थी कि शिक्षा क्या है? शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यह बात कही। तो आप समझ होंगे आपकी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन आपका किसका रहेगा? अरस्तु का रहेगा। और ये 3 क्या हुए? गलत। प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है। तो समझ गए होंगे आखिर ए विकल्प क्यों सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से परिवार संबंधी बाल अपराध का कारक कौन सा है?
निम्नलिखित कारकों में से ऐसा कौन सा कारक है जो बाल अपराध के लिए परिवार जिम्मेदार होता है? तो विद्यालय से भागना, तो इधर विद्यालय संबंधी बात हो गई, या तो पलायनशीलता का संबंध हो गया यहां तो ये तो क्या है, गलत है। और पलायन में कब करता है? जब व्यक्ति को डर होता है। समाज में भ्रष्टाचार फैलाना, तो ये बाल अपराध नहीं है, क्योंकि बाल अपराध तो 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के वाले बालक बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला अपराध है। तो ये भ्रष्टाचार फैलाना बाल अपराध में आता नहीं। क्या शिक्षक प्रशिक्षण की कमी है? तो ये भी पारिवारिक कारण नहीं है। तो बिल्कुल परिवार संबंधी कारक क्या होंगे? विघटित परिवार। कैसे? वर्तमान में परिवार में संयुक्त परिवार नहीं है, कहते हैं ना हम दो हमारे दो, मतलब परिवार छोटा हो गया। जब वो छोटा हो रहा है तो उस परिवार में रहने वाला बच्चा को ये नहीं पता ये मेरे काकोसा है, ये ताऊजी है, ये बड़े पापा है, ये बड़ी मम्मी है, या ये दादी है, ये दादा है, क्योंकि वो तो केवल स्वयं में सिमट रहा है। तो उनके प्रति जब वो संयुक्त परिवार में रहता है तो क्या नियम है, क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, इसकी जानकारी मिल रही है। जब इसकी जानकारी उसे नहीं मिल रही है तो समाज विरोधी कार्यों में रुचि लेता है, समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, और इस तरह से नियमों का उल्लंघन करना ही तो क्या है? बाल अपराध है। तो परिवार संबंधी बाल अपराध का जो कारक है वो कौन सा है? डी, विखंडित होते हुए या विघटित होते हुए परिवार है। तो डी बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। देखिएगा शब्द आया यहां पर व्यक्तिगत विभिन्नता। सबसे पहली बार इस शब्द को किसने दिया था? गार्टन ने दिया था। कब दिया था? 1879 में दिया था। अब चीज आती है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला वंशानुक्रम होता है। तो यह नहीं है तो ये तो है, इसलिए यह विकल्प गलत है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण दूसरा होता है वातावरण, तो ये भी है, यहां पूछा जा रहा नहीं है, इसलिए विकल्प गलत हो रहा। फिर समय के साथ जैसे आयु में और उसकी परिपक्वता में विकास हो रहा है। परिपक्वता का मतलब ही तो विकास है साथियों। एक परिपक्व व्यक्ति के सोचने समझने की अपेक्षा एक जो अपरिपक्व व्यक्ति की अपेक्षा क्या है? छोटे थे आप निबंध भी याद करते थे, बड़े हुए तो आपने रटना बंद कर दिया। तो परिपक्वता भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या कारण है? तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बचा आपके? निर्देश जो होता है ये व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। तो सी विकल्प क्या माना गया? सही माना गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है, बार बार दोहराना स्व संचालित व्यवहार का नाम है, आदत है। बार बार दोहराए जाने वाले स्व संचालित व्यवहार का नाम ही आदत है। यह कथन है क्या लेडेल का है, रायबर्न का है, गेरट का या विलियम जेम्स का है? विलियम जेम्स ने तो क्या कहा? आदत पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, यह बात कही थी। तो यह विकल्प होगा नहीं। लेडल ने अभिक्षमता को लेकर बात कही थी, तो यह विकल्प भी होगा नहीं। रायबर्न जो था इस व्यक्ति ने मनोविज्ञान का जनक अरस्तु ने इस बात का समर्थन किया था, तो यह भी नहीं होगा। तो बचा कौन है साथियों? गेरट ने एक बात कही, बार बार दोहराए जाने से एक तरह से स्वसंचालित व्यवहार होता है जिसे हम आदत कहते हैं, और यह कथन गेरट का काफी लोकप्रिय हुआ था। कई बार यह कथन पूछा गया है और पूछा जा सकता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। मनोविज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान की तृतीय शक्ति के रूप में लोकप्रियता अर्जित हुई है? मनोविज्ञान में ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसे मनोविज्ञान की तीसरी शक्ति के रूप में लोकप्रियता अर्जित हुई है? देखिएगा, प्लेटो की यदि हम बात करें तो प्लेटो को मनोविज्ञान में तृतीय शक्ति के रूप में किसी तरह की योग्यता अर्जित नहीं है। अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है, मनोविज्ञान का जनक है, यह भी नहीं होगा। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि को लेकर कार्य किया था, तो यह भी विकल्प नहीं है। तो समझ गए होंगे मनोविज्ञान की तीसरी शक्ति किसे कहा गया? जीन पियाजे को, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस पक्ष को महत्व दिया था? ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर बात कही, जिसके कारण इसे मनोविज्ञान की तीसरी शक्ति के रूप में लोकप्रियता अर्जित हुई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है, बिल्कुल ये फैक्ट नहीं है, ये तो अप्लाइड क्वेश्चन है और व्यवहार पर आधारित हम बोल सकते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वो आधार क्या हो सकता है? क्या मास्टर की यदि वो बच्चा प्रशंसा कर रहा तो शिक्षक को भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए? तो ये विकल्प तो क्या हो गया? गलत। एक शिक्षक को अपने छात्र की किस आधार पर प्रशंसा करनी चाहिए? जो आज्ञा का पालन करता है। ऐसा जरूरी नहीं है जो आज्ञा का पालन नहीं करता उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। जो टीचर की शांतिपूर्वक बात सुनता उसकी प्रशंसा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जो प्रश्न पूछता है, जो टीचर से बराबर डिस्कस करता है, अंत्य क्रिया करता है, एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का यह कर्तव्य होना चाहिए ऐसे बच्चों की वो क्या करे? प्रशंसा करे, उसको उसके मोटिवेशन के द्वारा उसका उत्साहवर्धन करे, ताकि यदि वो प्रश्न पूछेगा अंत्य क्रिया होगी, उस अंत्य क्रिया का प्रभाव और उसका लाभ सभी बच्चों को मिलेगा। तो ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक शक्तियां विभिन्न योग्यताओं का पूर्ण विकास होता है, यह कथन किसका है? कहने का मतलब बालक जब 6 वर्ष का होता है तब तक उसकी सभी मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है? क्या यह कथन स्किनर का है? नहीं है। क्या यह हैडी कमेटी का है? नहीं है। क्या यह कथन वेलेंटाइन का है? नहीं है। तो यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। तो डी विकल्प क्या हो गया? सही। लेकिन एक बात सोचिएगा, ये 3 कथन ऊपर के क्यों गलत हुए? तो उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। देखिए स्किनर ने कथन जो कहा था, स्किनर क्या कहता है? स्किनर ये कहता है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया अधिगम है। क्या कहता है? व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया अधिगम है। तो इसने तो 6 वर्ष को लेकर कोई कथन कहा ही नहीं। हैडी रिपोर्ट ने क्या कहा कि किशोरावस्था में लगभग 11 या 12 वर्षीय आयु वर्ग में किशोर किशोरियों में जवान उठना शुरू होता है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो ये जवान उठना या जवान उठाना किशोरावस्था मानता है।
तो 6 वर्ष को लेकर तो ये बात कही नहीं, इसने तो 11-12 वर्ष को लेकर बात की। वेलेंटाइन ने किशोरावस्था को घनिष्ठ मित्रता की अवस्था माना, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था माना, तो ये भी कथन है नहीं। तो क्रो एंड क्रो ने यह कहा जब बालक 6 वर्ष का होता है तब तक उसकी सभी मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। तो डी विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि को जीव विज्ञान में स्कीमा की बातें बताने वाला कौन था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। संभवतया ये क्वेश्चन आगामी भर्ती परीक्षाओं में हो सकता पूछा भी जा सकता है। यानी कि बुद्धि को जीव विज्ञान में स्कीमा नाम से संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन था? क्या चोमोस्की था? नहीं, इसने तो भाषा को लेकर बात कही। क्या गिलफोर्ड था? नहीं था, इसने त्रि-आयाम को लेकर बात कही बुद्धि के। क्या गार्डनर था? नहीं था, इसने बहुबुद्धि को लेकर बात कही। तब सोचिएगा विकल्प कौन सा सही हो रहा है। जीन प्याजे ने बुद्धि के लिए स्कीमा शब्द को संबोधित किया, और स्कीमा का अर्थ क्या होता है? किसी भी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया करना जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। क्या है? किसी भी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया स्कीमा है। तो आपका विकल्प क्या होगा? क्या हो गया? बी विकल्प सही हो गया। क्यों सही हो गया? कारण सहित अपने और आपने, हम दोनों ने मिलकर चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा क्या कहता है। अपनी कमियों को दूसरों पर डालने का संबंध है। यानी कि खुद की कमी को आप दूसरों पर डालते हो, तो इसका संबंध किससे हो सकता है? क्या विस्थापन से है, प्रक्षेपण से है, दमन से है, या युक्तिकरण से है? हर विकल्प पर चर्चा करोगे तो ही उत्तर तक पहुंच पाओगे। देखिएगा दमन में क्या होता है? इच्छाओं को बलपूर्वक दबाया जाता है, बलपूर्वक दबाया जाता है। यहां पर क्या पूछ रहा? अपनी कमी को दूसरों पर डालना। तो जहां इच्छाओं को बलपूर्वक दबाया गया वो तो दमन कहलाया। तो ये विकल्प तो क्या हो गया? गलत। विस्थापन में क्या होता है? व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जो उससे कमजोर हो, कमजोर पर प्रहार करता है। तो ये भी होगा नहीं। फिर आपके सामने दो विकल्प है, प्रक्षेपण और युक्तिकरण। इसमें क्या होता है? युक्तिकरण में यदि आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, या फिर आपको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया और आपसे यह कहा जाए कि आप उस कार्यक्रम में नहीं आए, तो आप क्या कहोगे? अब उस कार्यक्रम में आना कौन चाहेगा? हम तो काफी बिजी है। परीक्षा में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप दूसरे हथकंडे के अपना दो। थर्ड ग्रेड कौन बनना चाहेगा? हम तो आरएस बनेंगे। तो ये युक्तिकरण का एक तरह से क्या है? बहाने क्या है? ढूंढना है। सीधी सीधी ने कहकर अन्य युक्तियों का प्रयोग। अगर आपको अंगूर हाथ में नहीं आए तो आपने क्या कहा? अंगूर खट्टे कौन खाएगा? तो ये युक्ति ढूंढना ये है। तो आप समझ गए होंगे प्रक्षेपण में क्या होता? आरोपण होता है, अपनी कमी को दूसरों पर थोपा जाता है। तो बी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। और ये समायोजन की रक्षा युक्ति से सवाल पूछा हुआ साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कई बार पढ़ा है, फिर एक बार और आ गया आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। इस बार किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए।
सिजोफ्रेनिया का संबंध किससे है? भ्रम होने से, निरुद्देश्य चोरी करने से, झूठ बोलने से या सेंसा समझने से? देखो, भ्रम होना एक तरह से भ्रांति होना क्या कहलाता है? हेलुसिनेशन कहलाता है साथियों। हेलुसिनेशन का संबंध किससे है? भ्रम होने से। तो इसका मतलब यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। यदि हम मानते हैं निरुद्देश्य चोरी करना है तो इसका संबंध क्लेपेटोमेनिया से। निरुद्देश्य चोरी करना क्लेपेटोमेनिया कहलाता, तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। आप बैंक में गए, किसी से पेन मांगा, उस पेन को वापस नहीं दिया, आपने जेब में लटकाया और चले गए, ये क्या है? क्लेपेटोमेनिया, निरुद्देश्य चोरी। झूठ बोलना मिथोमेनिया क्या है साथियों? झूठ बोलने का संबंध मिथोमेनिया है, तो ये भी नहीं होगा। तब आप सोच लिए होंगे आखिर विकल्प कौन सा सही है। स्वयं को सेंसा समझना क्या कहलाता है? सिजोफ्रेनिया कहलाता है। अपने आप को क्या समझता? सेंसा समझता है क्या? तो ये सिजोफ्रेनिया है। डी विकल्प क्या है साथियों? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा संप्रेक्षण का माध्यम है? संप्रेक्षण, देखिए संप्रेक्षण, कम्युनिकेशन, ये दो शब्द है। समधन प्रेक्षण, दो व्यक्तियों में समान विचारधारा क्या कहलाता? संप्रेक्षण कहलाता है। किसके माध्यम से होता? साधन कौन कौन से संप्रेक्षण के? रेडियो, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से भी, वीडियो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी। तो सभी विकल्प क्या माने गए? सही माने गए। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है बुद्धि को लेकर? क्या बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है? सही है ये तो कथन। यह क्या पूछ रहा? नहीं है, ये तो सही है। इसका मतलब ये उत्तर होगा नहीं। क्या बुद्धि उद्देश्यपूर्ण कार्य की योग्यता है? बिल्कुल, आप उद्देश्यपूर्ण, बुद्धि लक्ष्य निर्देशित होती है, तो ये तो है सही। इसका मतलब यहां पूछ रहा नहीं है, इसलिए विकल्प गलत हो रहा। क्या बुद्धि अंतर करने की योग्यता है? बिल्कुल है, क्योंकि इसी से तो आप क्या सही है क्या गलत है, बुद्धि से तो आप अंतर करते हो। तो ये भी क्या हो गया? गलत। क्या बुद्धि सफलता की योग्यता है? देखिएगा, जरूरी नहीं है आपकी बहुत आईक्यू, आप जीवन में सफल होंगे। बहुत प्रतिभाशाली भी जीवन में सफल नहीं हो पाता, तो बुद्धि सफलता का प्रतीक नहीं माना जाता साथियों। तो डी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। और यहां पर यही तो पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, डरिएगा मत। जीवन में डर के तो आप इतने पीछे हो गए, अब भी डरोगे क्या पढ़ने से साथियों? चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए निहितार्थ अर्थ नीचे दिए जा रहे उपयुक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वापिस सुनिएगा, डरिएगा मत। कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए कैसे उपयोगी है, इस अर्थ को समझते हुए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त हो सकता है? देखिएगा, एक टीचर के लिए बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना चाहिए। बिल्कुल, यदि शिक्षा मनोविज्ञान को अध्यापक ने भी पढ़ा है तो टीचर के लिए यह आवश्यक है कि बालकों की विकासात्मक पहलू को समझे। तो यह कथन तो क्या है? सही है। क्या बालकों के समूह की गत्यात्मकता को समझना चाहिए कि समूह में क्या चल रहा है? बिल्कुल समझना चाहिए टीचर को, तो यह भी सही है। शिक्षण की प्रभावशाली विधियों को समझे और उसके अनुसार उपयोग करें, बिल्कुल करना चाहिए। तो तीनों विकल्प सही है। तो देखिएगा इसमें 3 विकल्प वाला कथन कौन सा है? तो डी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अर्थात ये चौथे नंबर का जो है ये कथन क्या है? ए बे से तीनों ही सही हो गया। इसका मतलब केवल अकेला ए गलत नहीं होगा, ए से दोनों, केवल बे नहीं। तो चौथा आंसर क्या होगा? जो चौथा विकल्प है ये सही माना जाएगा।
शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होने के बाद टीचर इन तीनों तथ्यों की क्या कर लेता, प्राप्त कर लेता है। तो इसी चीज को लेकर यहां सवाल पूछा गया है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर साथियों देखिएगा। एनसीएफ 2005 के दस्तावेज का संबंध किससे है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो शुरुआत हुई उसका प्रारंभिक दस्तावेज क्या रहा है? क्या सभ्यता और संस्कार रहा है? नहीं। सभ्यता उन्नति रहा है? नहीं। सभ्यता संस्कृति रहा है? बिल्कुल क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो क्या है? सभ्यता और प्रगति, जो कि टैगोर ने एक निबंध लिखा था, टैगोर के निबंध का नाम है, और इसी निबंध के एक पैराग्राफ से, एक उदाहरण से एनसीएफ 2005 की शुरुआत हुई थी, सभ्यता और प्रगति से। और एनसीएफ 2005 के मुख्य अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। क्लियर? तो बी विकल्प क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। तो बिल्कुल साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो एक बार इसको जरूर अपने उन मित्रों या उन तैयारी करने वाले भाइयों तक पहुंचाइएगा जो वास्तव में शिक्षक भर्ती में अपने खुद का आकलन करना चाहता है। तो मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी मैं शिकवा सर इसलिए लेकर इसको निरंतर चलायमान रखा हूं, जिससे कम से कम हर विकल्प पर चर्चा हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए साथियों, क्लियर हो जाए। बिल्कुल इसके चलाने का जो उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है, उन लोगों तक प्रश्नों को पहुंचाना है जो हो सकता किसी कारणवश कोचिंग में नहीं आ पा रहे हो। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना है साथियों कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो निरंतर आप अध्ययन कीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। और रक्षाबंधन का पर्व भी आ चुका है, उसको भी आप बना रहे हो या बना लिया होगा, तो बिल्कुल आप सभी भारतीय पर्व को बनाते हुए और निरंतर अध्ययन कीजिएगा। आपका असली पर्व कब है? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब रहेगा। जय हिंद, जय भारत।